गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा भी है बोर्ड चाहिए मुझे। चले बोले ओके। द प्रॉब्लम एरिया जो इस सेक्शन में होता है हिस्ट्री के सबसे बड़ा, अभी तक मैं आपको बच्चों जैसा पढ़ा रहा था। आई डोंट लाइक दैट फ्रेंकली स्पीकिंग। उसमें एक लेवल की कमी होती है एंड अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ बिकॉज आई हैव टू हैव अ स्टेज, आई हैव टू हैव अ स्टैंडर्ड ऑफ माई स्टूडेंट्स टू टीच सम थिंग्स। वो स्टैंडर्ड कब आता है? स्टैंडर्ड तब आता है जब थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज हो हमारे पास। अब वो बेसिक नॉलेज अगर नहीं रहेगा तो हम वेवर कर जाएंगे। द थिंग इज कि हम कर क्या रहे हैं। मैंने एकदम स्टार्टिंग में बात की थी, है ना? इस वीडियो को जो हमारी आज का सेशन होगा, फॉर्चुनेटली वी आर हैविंग अ बैकअप इन दिस यूट्यूब वीडियो। ईश्वर ने चाहा तो आपका पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। लेट्स सी। क्वेश्चंस ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग इन द सेंस कि कुछ क्वेश्चंस हमारे प्री में ज़्यादा पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमारे मेंस में भी आते हैं। हमें ये सोचना है कि क्या हम 2 बार मेहनत करें या 1 बार मेहनत करें, जो मेरा टोटल फोकस है। एट्स अ 2 डायमेंशनल अप्रोच, यू कैन कॉल इट PPM अप्रोच, प्री प्लस मेंस अप्रोच। और जो आई ऑब्जर्व कर, मतलब मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है अब तक का, उस ऑब्जर्वेशन के अंदर एक चीज़ मैंने मार्क करी है, बहुत अच्छे से मार्क करी है। पब्लिक पढ़ना जानती है, पब्लिक ये चीज़ों को असिमिलेट नहीं कर पाती है कि किस तरह से पढ़ा जाए कि हमारे एग्ज़ाम्स के पैटर्न सुलझ जाएं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। प्लस दूसरी चीज़ जो आई हैव ऑल्सो ऑब्जर्व कि पब्लिक है ना अपने आप को रोक देती है। रोक देती है का मतलब है कि हाँ हो गया। अगर आप मुझसे बोलोगे कि सर आपको अपीयर होना है, तो हाँ आई हैव एन एज, आई नो आई हैव एन एज, और मैं प्री आराम से निकाल लूँगा, मैं मेंस भी निकाल लूँगा ईश्वर ने चाहा तो। बट क्या मैं ये बोल सकूँगा कि हाँ मैं तैयार हूँ? आई विल से नो, आई एम नॉट रेडी। वाई? बिकॉज जो पैरामीटर हैं वो चेंज हो चुके हैं 2020 के अंदर, 2019 के अंदर चेंज हो चुके हैं। पब्लिक डोंट अंडरस्टैंड, वो बस लिख रहे हैं। जो एक क्लास चाहिए, जो क्रीम डे ला क्रीम है, वो एब्सेंट है और उसके लिए मेहनत करना पड़ती है। तो वो मेहनत कई बार अपीयर होकर हो जाती है जब समझ में आने लगता है कि वी आर फॉल्टिंग हियर, जब हम खुद के ऊपर विचार करते हैं। कई बार हमारा घमंड होता है जो हमें हमारा तो हो गया, दैट किल्स। तो आपके अपॉर्चुनिटी के, आपके चांस के, आपके ड्रीम्स के मर्डर कर देगा। क्लिक ट्यून वो नहीं करना हमको। हम अगर काम कर रहे हैं तो हमारे पास एक श्योरिटी होना चाहिए कि हाँ हमारी एग्ज़ाम जब तक हम बहुत बड़े लोचे नहीं कर दें तब तक निकल रही है। हाउ नाउ हिस्ट्री का एंशियंट पार्ट बहुत ज़्यादा वास्ट है, एक्सट्रीमली वास्ट। एंड इन द बिगिनिंग ऑल्सो आई सेड कि आई एम नॉट टीचिंग सोसाइटी राइट नाउ, बिकॉज सोसाइटी को बेस बना के पढ़ाना आसान होता है बजाय इसके रिवर्स ऑर्डर में जाना। पॉलिटिकल सिस्टम को मैं रिवर्स में ले जा सकता हूँ, इंसिडेंसेस को मैं रिवर्स में ले जा सकता हूँ पूछ पूछ के, बट नॉट सोसाइटी को। मुश्किल है वो। जो सोसाइटी हमारी है, पहला सवाल यही होता है। अब वाई सोसाइटी सोसाइटी चिल्लाता रहता हूँ मैं? बिकॉज इन UPSC सोसाइटी आपको क्लियरली दी जाती है, द इंडियन सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। MPPSC के अंदर वो सोसाइटी नाम यूज़ नहीं करते हैं, वो सोशल एस्पेक्ट यूज़ करते हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट यूज़ करते हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट यूज़ करते हैं, कल्चरल एस्पेक्ट यूज़ करते हैं। किसका कल्चर? भालुओं का, इंसानों का। किसका पॉलिटिकल सिस्टम? अमेरिका का? ना ना। फिर किसका सिस्टम? इंसानों का। सोसाइटी किसकी? चींटियों की सर, चींटियों की। बड़ी प्यारी प्यारी बाँ भी बनाते हैं वो, दीमकों की। और दे लिव इन सोसाइटी, कलेक्टिव है। मधुमक्खी कलेक्टिव है ना, इंसानों का। सो यहां वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल एज अ होल। पीपल
लिविंग इन वन पर्टिकुलर एरिया। तो जो सबसे पहली चीज़ मैं बोलता हूँ, हमेशा हमारा एक क्वेश्चन होना चाहिए, कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में नाम पढ़ते हैं ना, हेडलाइन, सो हमारा आंसर सबसे पहला, जो हमारा पहला ट्रायंगल है MPPSC के हिसाब से, अब तो वो 4 हिस्सों में बना ही दिया उन्होंने, बट एक पॉलिटिकल, एक इकोनॉमिकल, एक सोशियो कल्चरल। SC इज सोशियो कल्चरल। ओके, नाउ जब हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियो कल्चरल की बात कर रहे हैं, तो कब की और कहाँ की बात कर रहे हैं? सो पहला क्वेश्चन हमारा जो बनना चाहिए, दैट इज ऑलवेज व्हाट इज इट्स स्पेशियल डायमेंशन एंड टेम्पोरल डायमेंशन। स्पेशियल का मतलब होता है द टेरिटरीज, टाइम, टेम्पोरल इज द टाइम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब क्या सिर्फ हमारे भारत में ही ये हो रहा था? क्या सिर्फ मगध में ये हो रहा था? नहीं। सो एक पैरेलल सिस्टम चालू होता है जो दुनिया भर के अंदर हो रहा है। आप कंटेम्परेरी के अंदर जब आप बोलोगे, एक एग्जाम्पल पे हरप्पा, सो ओके, हरप्पन टाइम पीरियड आपने लिखना है यहां से लेकर यहां तक BC के अंदर। टेरिटरीज आप लिख दोगे भाई मांडा से लेकर दैमाबाद तक, इधर आलमगीरपुर से सुख्ता इंदौर तक, ऐसा कर दोगे आप, और यहाँ पर उसका एरिया डाल दोगे। हो गया सर, हो गया, अच्छा हो गया, अच्छा ठीक है, हो गया तो हो गया, हो गया तो हो गया। कंटेम्परेरी टू दीज, क्या ये लोग नहीं थे इजिप्शियंस? क्या मेसोपोटामिया नहीं था? क्या चाइनीज नहीं थे? दीज आर सिविलाइजेशंस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कल्चर्स। था, बढ़िया मामला था। कहते हैं कि वो लोग पिरामिड बना रहे थे। अच्छा, सो ये एक एस्पेक्ट है, किसका है? सो इट्स सोसाइटी, इज द पीपल लिविंग इन वन पर्टिकुलर प्लेस, है ना। अब एक जगह पर रहने वाले लोग जो हैं, उनकी कुछ चीजें होती हैं जो बाइंड करती हैं, विच आर कॉमन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कॉमनैलिटी। नाउ ये हो गया हमारा, ये हर जगह पर कॉमन होता है, जो पहला वाला डायग्राम था। अगला डायग्राम क्या है? अगला डायग्राम बनता है सब की सोसाइटी क्या है। सो वी हैव वन थिंग, सोसाइटी। उस सोसाइटी के अंदर कुछ लोग होंगे जो पॉलिटिकली एक्टिव होंगे, कुछ लोग होंगे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में होंगे, और फिर कुछ लोगों का सोशल सिस्टम होगा। एक्चुअली सोशल सिस्टम में सोसाइटी रहती है। सो एक बड़ा स्फीयर होता है, दैट इज योर सोसाइटी। अब इस सोसाइटी के अंदर कंपोजिशन होती है। क्या कंपोजिशन होती है? नाउ दिस सोसाइटी हैज ओवरलैपिंग, पूरा ओवरलैपिंग एक इकोनॉमिक सिस्टम है, कंप्लीट। दैट इज वाई सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम। सुनोगे आप, इसके अंदर एक छोटा स्फीयर बनता है, बहुत छोटा स्फीयर होता है, द पॉलिटिकल सिस्टम। अब पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एक वर्ड और जोड़ देता हूं मैं, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो इस सोसाइटी के अंदर रूल्स, रेगुलेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करता है। सो सोसाइटी इज नॉट different from the political administrative system. Political administrative system is part of that society by large. ये समझो। Economic activities, what I say always, every human being is a consumer. जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान एक प्रोड्यूसर भी हो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर एक प्रोडक्शन, एक कंजम्पशन, बीच वाला हिस्सा है डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर थिंग्स, द मेंटेनेंस एंड ऑल दोस थिंग्स। सो हर एक इंसान अगर कंज्यूमर है तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा है। कैसे कंज्यूमर है? तो छोटा सा बच्चा है, कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा, खा पी रहा है, कपड़ा वपड़ा पहन लेता है, हाँ सब पहन लेता है। आज मेरे छोटे भाई का बर्थडे है, मोदी जी का भी बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे मोदी जी। और
छोटे भाई के बेटे का बर्थडे, मेरे भतीजे का। सो लास्ट ईयर जब वो उसकी बर्थ हुई थी तो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, और पैदा होते से ही वो NICU में चला गया था, दूसरे हॉस्पिटल के अंदर रखना पड़ा था। इट वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैटर लास्ट ईयर। ईश्वर के कर्म से सब सेटल हो जाता है, ठीक हो जाता है। सो अब जब हम यहाँ बातें करने लगते हैं सोसाइटी बाय लार्ज की, सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम की, तो वो जो बच्चा है हमारा, उसको कोई आइडिया नहीं कि उसका हैप्पी बर्थडे टू यू मनाया जाएगा। ये माँ बाप की इच्छा होती है कि हम हमारे बच्चे का फर्स्ट जन्मदिन मनाएं। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके लिए तो रोज उमा उमा करना है, रोज धाम करना है। इस वी टीच कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। व्हाट आर वी टीचिंग? एक बात बताओ, अगर केक नहीं काटेंगे तो क्या बर्थडे नहीं बनेगा? नहीं सर, बर्थडे बनाएंगे, केक ही नहीं होता बर्थडे नहीं बनेगा, ऐसा है क्या? बच्चों के लिए केक का कोई मायने नहीं होता। मोस्टली छोटे बच्चों के लिए ना वो गिफ्ट पैक होता है, रंग बिरंगे, उन्हें खोलना, दैट इज एक्साइटमेंट, वो होता है। सो नॉर्म बन जाते हैं। नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म्स होते हैं जो चलन में होते हैं। ऐसा होता है बैकग्राउंड, हाँ हमें नहीं मालूम, केक काटना है। संडे को हम लोग थोड़ा सा यशवंत सागर डैम तक चले गए थे। बहुत 5-6 महीने हो गए, सब लोग उबल रहे हैं घर में कि वी नीड अ ब्रेक, वी नीड अ ब्रेक। मतलब कहीं गाड़ी में गए, गाड़ी में आए, कहीं नहीं रुके, कहीं कुछ नहीं, अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया। इट वॉज अ ड्राइव काइंड ऑफ थिंग। तो व्हाट इज दिस? वहाँ जब गए तो वहाँ पर हमने कुछ लोगों को मास्क में देखा, फिर धीरे धीरे जब सबने देखा कोई मास्क नहीं पहना तो सबके मास्क उतर गए। व्हाट इज दिस? उस एरिया का, उस टाइम पीरियड का पर्टिकुलर नॉर्म था। सब लोगों के हाथ में कैमरे, मोबाइल, और सब लोग फोटो खींच रहे। क्या है ये? नॉर्म था। अब वहीं पर एक नॉर्म और निकल कर आया, मुझे हमने ऑब्जर्व किया वहाँ पर गांव के कुछ लड़के, अच्छे युवक, बड़े युवक, नॉट बच्चे वाले लड़के, वो एक थैली के अंदर केक और एक थैली के अंदर बोतलें बोला वो पानी के पास बैठेंगे, पानी के पास बैठेंगे, वहाँ फोटो अच्छा आएगा, केक काटेंगे फोटो अच्छा आएगा। मतलब बर्थडे था, समझ गए? ये नॉर्म बन गया है। सो नॉर्म्स वो चीज़ें होती हैं जो चलन में होती हैं और वो धीरे 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 एक्सेप्ट कर ली जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे नॉर्म्स को आप एक्सेप्ट करो। तो नॉर्म्स जब एक्सेप्ट होने लगते हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ जनरेशन्स तक चलते हैं तो दे बिकम ट्रेडिशंस। फिर अगर उसी ट्रेडिशन को धर्म वगैरह से जोड़ दिया जाता तो इट बिकम्स, या किसी एक सेरेमनी से जोड़ दिया जाता तो इट बिकम रिचुअल्स। एक कंसेप्चुअल है कि सोसाइटी के अंदर लोगों का इंटरैक्शन कैसे होता है, तो वो इंटरैक्शन के पीछे नॉर्म्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, कल्चर ओवरऑल है। अब कल्चर क्या है? इंदौर के अंदर आइएगा ना, तो आप कभी भी अगर इंदौर आए हों, और अगर नहीं आए हों जब भी आइएगा, यू मोस्ट वेलकम। तो सुबह सुबह आप किसी भी मेन रोड पे निकल जाइएगा, आपको अलग अलग तरह के ठेले मिलेंगे जिस पे पोहा मिलेगा। ये हमारे यहाँ का ट्रेडिशन बन गया। ऐसा नहीं है कि हम इंदौरी जब तक नहीं खिलाएंगे जब तक हम पोहा नहीं खाएंगे, बट सिनोनिम है। हाँ, पोहे में अगर हम सेव नहीं डालेंगे तो हम लोग सेव की सब्जी बनाते हैं। सब्जी एक्चुअली ग्रीन वेजिटेबल्स को कहा जाता है। सब्ज इज ग्रीन, सो सब्जी इज ग्रीन वेजिटेबल्स। लेकिन हमारे यहाँ पे हर चीज़ इज कॉल्ड ए सब्जी। तो सेव की भी सब्जी बनती है, मैं वी कुक सेव, और उस पर भी हम सेव डाल के खाते हैं। यू वोंट बिलीव कि हम मैगी के अंदर सेव डाल लेते हैं, हम पिज्ज़ा पे सेव डाल लेते हैं। दैट इज इंदौरी। ये क्या है? ये इंदौर का एक छोटे एरिया के अंदर कल्चर है, ट्रेडिशन हो गया हमारा। हमें मज़ा आता है भाई पोहा जलेबी खाने में। पोहे के साथ जलेबी होती है। वाई? 2 तरह का कार्बोहाइड्रेट है, इट्स फुलफिलिंग। पोहा अकेला कर खाओगे ना तो बहुत जल्दी भूख लगाएगी, पोहे जलेबी के साथ खाओगे तो वो लिंगर ऑन करता है। तो दैट इज बैलेंसिंग एक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अगर मैं उसके ट्यूं पे जाऊँ तो। ओके, सो कल्चरल एस्पेक्ट बहुत सारे होते हैं। अब कल्चरल एस्पेक्ट्स के साथ हम अभी एक ऐसी सोसाइटी को फॉर्म अप करते हैं जिस सोसाइटी के अंदर डाइवर्सिटी नहीं है। डाइवर्सिटी का मतलब है ऑल पीपल बिहेविंग सेम इन सेम कंडीशन अप्रॉक्सीमेटली। सो इसको कहेंगे हम होमोजीनस सोसाइटी। अब होमोजीनस सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है तो दैट फॉर्मेशन एब्सोल्युटली, अगर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो सबसे पहला क्राइटेरिया लेना है हमको हड़प्पा का। तो ये मैंने आपको वहाँ पे भी सिखाया था बहुत अच्छे से। सो हड़प्पा की जो सोसाइटी है उसके अंदर आपने वो बना लेना है। उसके बाद अब आपको क्वेश्चन करना चालू करना है,
ओके, क्वेश्चन क्या करना चालू करना है? चलो भैया सबसे पहले तुम बता दो कि कौन था, हु? रिपब्लिकन फॉर्म था, मोनार्कियल फॉर्म था, डेमोक्रेटिक फॉर्म था, ओलिगार्की थी, क्या था? वी डोंट नो। हम सीधे बोल देते हैं वी डोंट नो, हमें क्या मालूम। और यहां पे चल जाता है हमें क्या मालूम, लेकिन उसको अच्छे से रखना पड़ता है। इट मे बी हमें क्या मालूम नहीं बोलना, इट मे बी, हमें जताना पड़ेगा कि ओ सर ये प्रोटो हिस्टोरिक है, जिसके बारे में हमारे पास ज्यादा डिटेल्स नहीं है। सो वी कैन ओनली लगाओ द क्यास पार्ट, लगाओ दी ओके आई कैन इमेजिन दिस थिंग वाला काम, मे बी पॉसिबल सर। सो पॉलिटिकल सिस्टम इज अननोन, सो पॉलिटिकल सिस्टम इज अननोन, तो आपको यहां पर थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नहीं है, एब्सेंट है, गायब हो गया। सो ये वाला पार्ट हड़प्पा के अंदर मिसिंग चलता है, वी डोंट हैव दिस इन हड़प्पा। ओके डन। इकोनॉमिक एस्पेक्ट, हाँ बहुत सारा इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखा है। क्या क्या देखा भैया? काका देख लिए इकोनॉमिक एस्पेक्ट में? सर देखो रोटी कपड़ा मकान पे से शुरू करो सबसे पहले, हमारा आइडिया ले लो। ओके ले लिया, रोटी कपड़ा मकान, दैट इज, हाय क्या हो गया यार? ओके आज हम इसको रीलोड कर देंगे, सारे पेन्स को इंक भर दी जाएगी। बहुत दिन हो गए शायद, अब इतने सारे पेन है ना, तो आई थिंक कि काम चल जाएगा। यह देखो मिल गया दूसरा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में भैया सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी, ये आज भी लेते हैं, वहीं से चालू कर लो। प्राइमरी एक्टिविटी को हम दो हिस्सा में डिवाइड कर देंगे, माइनिंग, हंटिंग, गैदरिंग, और ई वाले को कर देंगे हम एग्रीकल्चर प्लस अलाइड। तो बेसिक बेसिक समझा रहे हैं आपको, समझ में आए तो थैंक यू, नहीं समझ में आए तो हमारी तरफ से थैंक यू, कोई बात नहीं है। सेकेंडरी के अंदर जब हम बात करते हैं तो सेकेंडरी कम्स विद द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट। अब मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है तो उसके लिए कुछ तो रॉ मटेरियल चाहिए होगा। सो रॉ मटेरियल इन दोनों जगह से आ सकता है या बाहर से आ सकता है, दैट इज इंपोर्ट्स। ओके इंपोर्ट्स हो गए, हाँ हाँ इंपोर्ट करेगा कौन? सो यहां पे आ जाएगा टर्शियरी, द ट्रेडर्स एंड द इम्पैक्ट्स पीपल। इम्पैक्ट्स जब भी लिखूंगा ना मैं तो दैट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाला काम इकट्ठे लिख देता हूं यार। कौन लिखे? इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। सो ट्रेडर्स, ये अदर्स, हु आर दीज अदर्स? सर्विस प्रोवाइडर्स, बैलगाड़ी चलाने वाला। अब वहां पे तो कोई ट्रक वाला तो था नहीं, नाव चलाने वाला, नावों की कंपनी रही होगी कोई सी, सो एंड सो मैरी टाइम समथिंग समथिंग, आई डोंट नो, हड़प्पा है। बट क्या ये था? हाँ ये था, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी। अब एक्टिविटीज थी तो कौन कर रहा था? सर बैल जो था ना वो खेती करता था। अच्छा ठीक है, मुर्गी जो थी ना वो अंडे देती थी। अच्छा ठीक है मान लिया। अब भैया उनको पालता कौन था वो पूछ रहे हैं। सो दैट इज द पार्टिसिपेंट्स, उनको क्या कहते थे? सो यहां पर अब हमारा काम चालू होता है इस सोसाइटी का। ये वाला जो हिस्सा मैं लिख रहा हूं इसका एक पैरेलल बनता है यहां पर, जब सोसाइटी के अंदर से एक चीज निकल कर आती है, द एक्टर्स। ये मेरे वर्ड्स हैं, एक्टर्स और पार्टिसिपेंट्स, और very professionally calling them occupation। क्या हम इकोनॉमिक सिस्टम के हिसाब से इस सोसाइटी को क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये लोग फार्मर थे, ये लोग हर्डर्स थे, ये लोग हंटर्स थे, ये लोग गैदरर्स थे? कैन वी डू दैट? इफ वी कैन डू दैट देन वी आर प्रोबेबली गोइंग टू आंसर करेक्टली व्हेन इट इज आस्क्ड कि उस समय काल में कारवा को लेकर जानने वाला कौन होता था, मतलब कौन सी जाति का था, कौन होता था? लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया। कहाँ से आया क्वेश्चन? पब्लिक सर खुद आया। वैसे कहाँ से पूछ लेते भैया, कहीं कैसे नहीं पूछते हैं। पढ़ो ढंग से सिस्टमेटिकली पीएससी के हिसाब से, न कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के हिसाब से। किताबें उसके हिसाब से बनी, हमें उसके हिसाब से नहीं पढ़ना, हमें एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना है। ऑक्यूपेशन समझ गए? आधा काम हो गया।
नाउ क्या ये डिस्टिंग्विश थे या कोई भी कर सकता था? दैट मीन्स द सोसाइटी वॉज लाइक दिस, होमोजीनस, देयर इज नो डिफरेंस इन एनीबडी, कोई स्टेटस नहीं, कोई कुछ नहीं, और सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्ट्राटास. अब ये है मेरी मोनोटोनस सोसाइटी, अर्ली वैदिक पीरियड, होमोजीनस सोसाइटी. आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, मतलब बाय एजुकेशन, एंड मैंने ह्यूमन राइट्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी करा है दिल्ली से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स, है ना. देन आई केम इनटू द फील्ड ऑफ एजुकेशन. मैंने स्कूल्स डाले, लास्ट ईयर मैंने शट डाउन कर दिए, अच्छे हुआ. दे वर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सो आई वॉज इनटू चैरिटी, आई वॉज टीचिंग वो लोगों को जिन लोगों के पास नहीं होता था. देन व्हाट आई फाउंड आउट कि आप जब गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो सोसाइटी के अंदर एक डिफरेंस है. वो गरीब बच्चों के जो थोड़े से अच्छे लोग होते हैं, दे डोंट वांट टू टीच अलॉन्ग साइड विद गरीब बच्चास. ये हमारी सोसाइटी का एक ड्रॉबैक है. आई फाउंड इट आउट, आई फाउंड मैनी थिंग्स वाइल इन दैट फील्ड. प्लस इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी, क्योंकि मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता हूँ. आज भी वही वाला मामला है, फीस ड्यू है, कोई बात नहीं, कभी कभार जनरल बोल दिया कि दे देना भाई. आई कैन नॉट, I just don't have that kind of thing in me. So money was a big criteria. और आज schools have become a खतरनाक source of income for people. मुझे नहीं समझ में आता कि वो पैसा कहाँ से आता है, because मेरी mentality वो नहीं थी. मैं किताब कॉपी वालों से कमीशन नहीं लेता था, और कभी मैंने अपनी यूनिफॉर्म नहीं चेंज करी स्कूल की, सिंगल यूनिफॉर्म, एक ही यूनिफॉर्म. कोई ऐसा नहीं है कि भैया सैटरडे को ये वाली होगी, नहीं इसकी ये होगी, कुछ नहीं, वन यूनिफॉर्म. नहीं पहन गया कोई बात नहीं बेटा, पढ़ना है ना पढ़ो. सो दैट काइंड ऑफ माइंडसेट वाज देयर व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी. सो इट क्रिएटेड प्रॉब्लम्स. सो आई हैड वंस अपॉन अ टाइम मोर देन 600 स्टूडेंट्स इन माय स्कूल. देन सम प्रॉब्लम्स केम एंड एवरीथिंग केम. होती हैं चीज़ें, द चैलेंजेस थे वो. एंड देन आई लॉस्ट इंटरेस्ट. एंड लास्ट ईयर आई डिक्लेयर्ड कि आई एम शटिंग डाउन. लास्ट ईयर मैंने सिर्फ मेरे टीचर्स को सैलरी देने के लिए 1 साल चलाया स्कूल, विदाउट एनी स्टूडेंट. 2 4 5 8 10 बच्चे रहे होंगे तो रहे होंगे, नो वन. सो दैट एक्सपोजर गेव मी एन इनसाइट कि एक बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता है, बिकॉज आई यूज टू टीच टीचर्स कि हाउ टू टीच देम, दे शुड लर्न. इंग्लिश वॉज नॉट देयर मदर टंग. मैं ऐसी जगह पे डाला था जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे चाकू लेके घूमते हैं. दैट इज क्रिमिनोजेनिक सोसाइटी के अंदर. दैट वाज काइंड ऑफ सोशल वर्क व्हिच आई वाज डूइंग. सो व्हाट दिस लेड टू? This led to understanding of many things. What are the tradition? What are the norms? What are the culture aspects? समझ में आने लगते हैं. What are the economic activities they are playing into? How a single religious community is further divided. So वहाँ से निकल के आता है horizontal and vertical strata. अब देखो early Vedic period के अंदर there was no distinction. Everybody was treated equal, male, female equal. तो मेल फीमेल जैसे ही आता है ना, तो सबसे पहला हो जाता है एक चीज का डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज नोन एज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जिसके ऊपर आज बहुत बवाल है. अनफॉर्चुनेटली जिन लड़कियों से मैं बोलूँगा, वो लड़कियां जो ये समझती हैं कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, तो कृपा करके ये समझिएगा कि हाँ आई एग्री कि कुछ जगहों पे ये होता है. बट मैंने आप लोगों को जब एक चीज़ पढ़ाई थी और मैंने आपको ये कहा था कि एक फाइन लाइन है, इधर मेरा प्रोटेक्शन है और इधर मेरा डिस्क्रिमिनेशन है, और ये जो फाइन लाइन है जिसको मैंने ग्रे एरिया बोला था, और इसको मैंने नाम दिया था जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है प्रोटेक्टिव, नॉट वर्ड नहीं दिया गया है, हम उसे बुलाते हैं प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन. इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि हो सकता है जिस चीज़ को आप डिस्क्रिमिनेशन समझ रहे हो वो आपके प्रोटेक्शन के लिए हो, बट अगर वो हद से ज़्यादा चला जाए, आपकी फ्रीडम को छोड़ दे, बिकॉज दिस इज अ ग्रे एरिया, इट्स वेरी फाइन लाइन टू अंडरस्टैंड. तो हर किसी को ये समझाने के लिए नहीं है. पीएससी वाले हैं हम, हमें समझ में आना चाहिए. कल को हमको यूपीएससी भी देने जाना पड़ सकता है, कल को हम पॉलिसी मेकर बन के बैठे हों तो हमें ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए. यार दिस इज प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन. सो वो वाला लेवल है, जब हम उस लेवल को अचीव करने की कोशिश करते हैं तो दिस शुड बी ओपन अप. इसके अंदर कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए, इसके अंदर बैकलॉग्स नहीं होना चाहिए. मैं ऐसा ही करूंगा, वही ऐसे ही वैसे कुछ नहीं होता, बस करना है.
यहां पर अपना विम्स छोड़ देने पड़ते हैं, हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी छोड़ देनी पड़ती है, तब जाके हम एक एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं। तो यहां समझना जरूरी है कि जो आज हम सोसाइटी देखते हैं इसके छोटे छोटे पीसेस कब बने। सो अर्ली वैदिक पीरियड इट वाज अ होमोजीनस, लेटर वैदिक पीरियड के अंदर आते हैं ना तब डिफरेंसेस चालू हो जाते हैं। लेटर वैदिक पीरियड के अंदर जो ऑक्यूपेशन था इट बिकेम हेरिडिटरी, पहला सोर्स। अब उस धीरे धीरे उस ऑक्यूपेशन के अंदर महाजनपद तक आते हैं तो कुछ कास्ट अपर कास्ट हो गई, लोअर कास्ट हो गई। सो द डिवीजन स्टूड लाइक दिस, ऐसा बनने लगा वो, ये वाला। अब ये वाला एरिया फिर वो ग्रे एरिया कहलाता था, ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच के अंदर सुप्रीमेसी की लड़ाई थी, ठीक। देन दे रीच्ड सम काइंड ऑफ सेटलमेंट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो अपर क्लासेस डिफाइन हो गई, लोअर क्लासेस, मिडिल क्लासेस डिफाइन हो गई, एंड देन बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम। कब की बात है? जब रिलीजन्स प्लूरल नहीं हुए हैं, देयर इज नो प्लूरालिटी इन रिलीजन, रिलीजन रिमेन्स द सेम। तो रिलीजन्स के ऊपर डिस्टिंक्शन नहीं है, इंसान इंसान है, आदमी आदमी, ईश्वर ने सबको एक जैसा बनाया, मतलब नॉट एग्जैक्टली क्लोन नहीं बनाए हैं, बट ह्यूमन आर ह्यूमंस। जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, 2 हाथ 2 पाँव 2 आँख, नाक 2 नथुने 2 कान, पता नहीं कितने बाल। अब इसके अंदर डिफॉर्मिटीज हो सकती, कोई लंबा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, एंड मेनी थिंग्स आर देयर ईश्वर की तरफ से। लेकिन इंसान ने उसको डिस्टिंग्विश करना चालू कर दिया। तो अब यहां ये जो डिस्टिंक्शन आया, इसके अंदर जो ट्रेडर्स थे दे ऑक्यूपाइड दिस प्लेस। ओके, ट्रेडर्स ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं, लेकिन बाद वाले क्या ऑक्यूपाई कर रहे हैं? वो लोग जो ट्रेड्स में थे, ट्रेड्स का ट्रेडर इज डिफरेंट, ट्रेड्स इज डिफरेंट। ट्रेड्स का मतलब होता है बढ़ई है, सुतार है, लोहार है, सुनार है, ये सब लोग। सो क्या इनकी वैल्यूज थी? अब धीरे धीरे उनकी चूंकि हेरिडिटरी बनने लगी एंड दे लॉस्ट देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। यहाँ पे तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है कि एक बढ़ई एक्चुअली ही वॉज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, उसकी उस तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, उसके बगैर काम नहीं चलना था। एक कारपेंटर है, वो रथ बनाएगा तब तुम जाओगे, लोहार है, और लोहे की कुल्हाड़ी और औजार बनाएगा तो कारपेंटर काम करेगा। तो सबकी अपनी वैल्यूज थी। ट्रेड वॉज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, द सेकेंडरी सेक्टर वॉज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। महाजनपद में आए, अब ट्रेडर्स आसान तरीके से पैसा कमाने लगे। दे डोंट हैव टू डू दैट हार्ड वर्क, व्हाट दे हैव टू डू। अब मेरा वहां कॉन्टेक्ट है, वहां से मैं रथ आपको सस्ते में ला दूंगा। आज भी यही होता है, वेंडर्स डेवलप किए जाते हैं। जो बिजनेस की स्ट्रैटेजी होती है उसके अंदर आपके पास कस्टमर डेवलपमेंट और वेंडर डेवलपमेंट। वेंडर्स फॉर व्हाट? रॉ मटेरियल चाहिए यार, ये 1 रुपए का एक दे रहा है, आपने सर्च करा यार वो 90 पैसे का एक दे रहा है, चलो अभी तो उससे इसको भी रखो, इसको थोड़ा ऑर्डर कम करो, वहाँ से ऑर्डर लो, देखते हैं उसकी क्वालिटी कैसी। भैया क्वालिटी भी वैसी आ रही, अच्छा ऑर्डर शिफ्टेड देयर, थोड़ा सा इसको मेंटेनेंस का भी कवर दे दिया, ऑर्डर शिफ्टेड देयर। क्यों? क्योंकि वेंडर आप लूज नहीं करते हो। सो व्हाट यू डिड, आपने वो 90 के ऊपर पूरा शिफ्ट करने की बजाय आपने 2 वेंडर्स रखे और एवरेज प्राइस को थोड़ा सा कम कर दिया। फिर आपको एकदम पता चला भाई साहब एक बंदा है 60 पैसे में दे देगा, अच्छा लेकर आओ माल, थोड़ा सा सैंपल लिया, देखा, टेस्ट करा, थोड़ा सा इन्फीरियर, बोले एक काम करो इसको 50% आन दो, 50% माल उसका, थोड़ा सा परसेंट 1 रुपये का और थोड़ा सा 90 वाले का। दैट इज हाउ द ग्रेटर माइंड्स थिंक। हम क्या करते हैं, सब्जी मंडी वाली मेंटालिटी लेके चलते हैं, कौन सबसे अच्छी और सबसे सस्ती दे रहा है उससे ले लो, क्योंकि एक ही बार लेना है, रूटीन नहीं है, यू डोंट हैव अ रूटीन इन दैट। दैट्स व्हाई most of us fail when it comes to business. The middle class educated people fail. Reason यही है, we don't create vendors, plurality of vendors, we don't create plurality of customers. Customer base नहीं, मेरे पास नहीं customer base, because I know what I am going to give, मेरा वो customer base है ही नहीं। I am talking about only those people who are intellectually at a different level, and yes they understand, बाकी तो पढ़ाना is very easy यार। So understand where our limits lies. तो ये शुरू कहां से हुआ? महाजनपद के अंदर ग्रोथ ऑफ ट्रेडर्स, द बिजनेस पर्संस। क्यों? कम्युनिकेशन नेटवर्क्स खुल गए, रोड्स बन गई, स्टेट्स आ गए, पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हो गया, सिक्योरिटी आ गई,
एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को मैसेज भेज देता इतना माल भेज देना, उसने माल भेज दिया, सिक्योरिटी थी, माल मिल गया, उसने पैसा पहुंचा दिया, जो भी तरीका था, सिस्टम इवॉल्व हुआ. सो दैट इज वन अदर सिस्टम. अभी इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर नहीं है, इट्स गोइंग टू टेक मी टाइम, दिस एक्सप्लेनेशन नीड्स प्लेंटी ऑफ टाइम. कोर बाय कोर, कोर बाय कोर, पॉइंट बाय पॉइंट. अब एक्टिविटीज हैं, पार्टिसिपेंट कौन है, उसका स्टेटस कैसा जा रहा है. महाजनपद तक कोई प्रॉब्लम नहीं, मगध तक कोई प्रॉब्लम नहीं. धनानंदा भैया आते हैं खूब धन लेकर, उधर से अलेक्जेंडर भैया भी आते हैं. एक तरफ अलेक्जेंडर, एक तरफ धनानंदा, बीच में पोरस भैया. पोरस भैया पिटा जाते हैं. उनसे पूछता है अलेक्जेंडर, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए. नहीं से जैसा एक राजा के साथ कहता, जा तेरे को राज दिया, हम खुश हुआ. सो पोरस भैया बिकेम हिज वसाल, उसके गवर्नर बन गए एक तरह से. सजरनिटी एक्सेप्ट कर ली उसने. मगर यहां पर एक कंसेप्ट नया इवॉल्व हुआ, ग्रीक कल्चर इंटरफेरेंस. मौर्यंस के साथ वो ग्रीक कल्चर एंटर कर गया. सेलेकस निकेटर, बड़ा नाम सुनेंगे आप, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके साथ ट्रीटी करी थी, कुछ हाथी उसको दिए थे, उसने कुछ टेरिटरीज इनको दे दी थी, कुछ मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी थे, बड़ा नाम है. हुआ क्या, मगधन कोर्ट के अंदर एक ग्रीक बंदा आके बैठ गया. मेगास्थनीज दूत था, एम्बेसडर था, एनवॉय था, एनवॉय. कल्चर के अंदर नए एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन हो गया. अब कौन हो गए वो हो गए यवन. यवन को भी मलच कहा गया. मलच मीन्स एनीबडी आउटसाइड दैट कोर सोसाइटी, द अर्लीस्ट सोसाइटी के बाहर वाला कोई भी है, दैट वाज मलच. कंसिडर द एस्पेक्ट्स. अब कौन आए, यवंस, दैट इज यूनानी. आ गए भैया, ठीक है, आ गए. वो अपना कल्चर लेकर आए. कुछ चीज़ें हमने एब्जॉर्ब कर ली, वो उन्होंने हमसे कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब कर ली, वो जाना था चले गए, चीज़ें यहीं रह गई. सोसाइटी चेंजेस. कम अलेक्जेंडर, कम गुप्तन्स, सॉरी मौर्यंस. बिफोर दैट इंडिया सॉ एन अपहीवल in terms of two major religious, socio-religious movements. उस टाइम पर गौतम बुद्ध ने कहा मैं नया धर्म शुरू कर रहा हूँ. He was a reformer kind of person. So, अब जो ये वाला सिस्टम था मेरा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, उसके बाद में ऑक्यूपेशन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, देन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. अब क्या हो गया, अब एक ये ग्रुप था जो होमोजीनस सोसाइटी थी, one society that was homogeneous in nature. Parallel to that there existed certain nomadic culture, certain tribal culture जो coexist कर रहे थे, जिनको यहाँ पे caste base के अंदर already distinguish किया गया था. Now this society changed. It brought in itself slight groupings. सो टोटल जो एक होमोजीनस सोसाइटी से, उसी के अंदर कुछ लोग बुद्धिज्म में चले गए, कुछ लोग जैनिज्म में चले गए. बाहर से नहीं है, बाहर से कोई नहीं आया, इन्फ्लुएंस है, डिवीजन हो गया. साइमल्टेनियसली ओवरलैप दिस विद ऑक्यूपेशन बेस्ड, डिवाइड दिस साइमल्टेनियसली विद कास्ट बेस्ड. तो कास्ट बेस्ड सबसे ज्यादा चलता है, कास्ट बेस्ड हो गया. सो ओके, सो टॉप ब्राह्मण क्षत्रियाज के लिख रहा हूँ, केस, देन वैश्याज एंड शूद्राज एंड अदर्स. हो गया. अब यहाँ पे भी हम लोग, हमारी जो घमंड की आदत है वो छूटती नहीं है. अहम ही हमारा सब कुछ होता है, अहम, हम अहम में रहते हैं. सो वह अहम यहाँ पे भी आया. ये टॉप क्लास जो थी, इसके अंदर भी लोगों ने अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए अपनी कैटेगरी के अंदर, इफ दे आर हेड ऑफ अ स्टेट, हम और बड़े बनेंगे, नाम टाइटल लेना चालू कर दिए, सम्राट, एकराट, महाराजाधिराज. व्हाट इज दिस? दिस इज सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. एंड रिमेंबर वन थिंग, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की ओरिजिन हमेशा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की फीलिंग के अंदर छुपी होती है. इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ फीलिंग इन यू कि आई एम इंफीरियर, देन यू विल असर्ट योर सुपीरियरिटी. आप बहस में जीतना चाहोगे. एक एग्जाम्पल है,
So it lies somewhere there. Everybody has both the things, the inferiority and the superiority. But कौन सी चीज़ को assimilate करना, acquire करना, it takes time. Grid बन गया. Now over a period of time, जब मैं लास्ट में आऊँगा ना, तो एक डाइस होता है ना, वो क्या नाम है वो, उसका नाम भूल जाता हूँ, आर से नाम है वो, क्यूब आता है, कट 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 6 कलर का उसको बनाते हैं, रूबिक्स क्यूब, वैसा क्यूब बन जाएगा. बट उसके अंदर 9 फेस नहीं होंगे, मतलब 6 साइड के 9 हिस्से नहीं होंगे, कई हिस्से होंगे. वाई? बिकॉज दिस रिलीजियस प्लूरलिज्म विल इंक्रीज and the society will be further divided into many things. Urban society, rural society, communities के हिसाब से religious societies, then उन communities के हिसाब से caste based distinctions और class based distinctions. आप इनका combination कर लो. ये वो टाइम पीरियड था महाजनपद में जिसके अंदर rigidity of caste system इतना था, बट इतना नहीं था. ब्राह्मण कैन डू बिजनेस काइंड ऑफ थिंग वाला काम था. अब एक ब्राह्मण है, बहुत अच्छा व्यापारी है, तो ब्राह्मण भी है, व्यापारी भी है, ऊंची क्लास में भी है, पैसा भी है, तो हाई कास्ट हाई क्लास. कंसेप्ट आ रहा है समझ में? ये बड़ा आसान होता है मिडिल क्लास बोल देना. व्हाट इज मिडिल क्लास यार? मिडिल क्लास वो होती है जो ऊपर एक चक्की का पार्ट होता है, नीचे एक चक्के पार्ट होता है, बीच में जो रहती है, जिसकी एम्बिशन एस्पिरेशन बहुत ज्यादा है, मीन्स नहीं है. ना वो क्राइम कर सकता है, ना वो आगे बढ़ सकता है, वो बाउंड है. सो दैट इज मिडिल क्लास. अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, वट एवर इट केस में बी, वी कैन अज्यूम. तो ये कंसेप्ट समझना कि सोसाइटी नाउ डिवाइड्स इटसेल्फ. सोसाइटी तो वही है भाई, ये बाहर से नहीं आए द बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म, लेकिन सोसाइटी के अंदर डिफरेंसेस होने लगे. तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन वाली बात थी, कहीं ना कहीं एक लाइन आने लगे, ये वो है. व्हाई? बिकॉज जो नॉर्म्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उनके अगेंस्ट गए. तो सोसाइटी का एक कलेक्टिव माइंडसेट जो था, इट वाज अ लिटिल शेकन अप. एक्सेप्टेंस नहीं था. एक्सेप्टेंस आने लगा, बुद्धिज्म और जैनिज्म फैलने लगे. जैनिज्म डिक्लाइन पे गया, बहुत जल्दी डिक्लाइन पे चला गया, बट बुद्धिज्म मेंटेन करता है बिकॉज देयर वाज क्लियर डिस्टिंक्शन, और उस डिस्टिंक्शन के हिसाब से उन्होंने काम किया. लेटर ऑन इट ऑल्सो डिक्लाइन बिकॉज उनके वही नॉर्म्स हो गए जो नॉर्म सोसाइटी के थे. सो देयर वाज नो डिफरेंस लेफ्ट. ये है चेंजेस इन द स्ट्रक्चरल पैटर्न ऑफ द सोसाइटी, जिसको मैं बड़े आराम से जब आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था, तो मैं आपसे कह रहा था इनका कंपोजिशन क्या है. तो अब कंपोजिशन की बात करें, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, समझाना है. आप लोग बार बार देख सकते हो, ये वीडियो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये क्लास 2 क्लास 3 क्लास के अंदर आई विल ट्राई टू वाइंड इट ऑफ कि कितना इजी हो सकता है अगर आप चीज़ों को समझ जाओ. नाउ एक्सटेंट के अंदर मैंने आपको समझा दिया, कोई भी सोसाइटी है तो पहली चीज़ आपको एक्सटेंट पता होना चाहिए. सेकेंड चीज़, जब भी मैं बोलता हूँ उसी एक्सटेंट का तीसरा पार्ट होता है, जब मैं एक्सटेंट बात कर रहा होता हूँ, एक्सटेंट. सो एक मेरी एक्सटेंट होती है टेरिटोरियल, दैट इज लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, और यू कैन से कहां से कहां तक, तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और बीच में एरिया अगर हो जाए तो एरिया, बहुत अच्छी बात है. अब वहां पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में तो डिवाइड किया नहीं था, तो नदियां या माउंटेन्स वेयर द मेन बाउंड्री एरिया. एग्जैक्ट भाई चाइना और इंडिया वाला जो मामला चल रहा है ना, वैसी वाली बॉर्डर हुआ करती थी कि साहब ये हमारी है, नहीं ये भी हमारी है, हमारी 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 वाला काम होता था, बॉर्डर डिस्प्यूट्स. खैर वहाँ इतना ज़्यादा मामला डिस्टॉर्टेड था या नहीं था, वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एविडेंस विद अस. सो एक्सटेंट के अंदर टेरिटोरियल हो गया, दैट इज बेसिकली स्पेशियल, जो मेरा वर्ड है, टेक्निकल वर्ड जो मैं यूज़ करता हूँ. देन एक और आता है मेरा टेम्पोरल. टेम्पोरल का मतलब है कि देयर शुड बी सम मार्कर विच इज गोइंग टू स्टार्ट and there should be some marker which is going to end, or this start something different. So some markers should be there. So this time period is your temporal. अब तीसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बात करता हूँ हमेशा भैया, एंथ्रोपोलॉजिकल, दैट इज पीपल. कौन लोग थे, इस पे आओ. अब ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गया, इसको हमेशा याद रखना है. अब एक्सटेंट का जो तीसरा कंपोनेंट है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, द पीपल पार्ट.
नाउ पीपल, पहला क्या डिवीजन बनाया तुमने? मेल फीमेल. व्हाई फीमेल? बिकॉज इट इज अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. तो यहां फीमेल्स की कंडीशन जो रफली अराउंड 50% बनती है, वो कैसी थी? इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, वो आज भी आते हैं, वो आज भी होता है. सो दैट इज योर पीपल. पीपल, उसके अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. अगला क्या है? ओके, यहां पर कास्ट. सबसे पहले कास्ट इवॉल्व होगी, और पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर ऑक्यूपेशन. हो सकता है एक पुरुष किसान किसी कास्ट का हो. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन. एक ही सोसाइटी, इसके अंदर अलग अलग नहीं कर रहे हैं हम, ओवरलैपिंग है, पैरामीटर्स हैं which we are used to, which we are going to denote them. Then कास्ट के बाद फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे ही महाजनपद आया, so we get new religions. ऐसा नहीं था कि पहले हमारे यहाँ पे कुछ फेथ अलग अलग नहीं थे, अलग अलग थे, अलग अलग सेक्ट्स, SECTS सेक्ट्स थे, कहा जाता है 70 से ज़्यादा सेक्ट्स थे. उन सेक्ट्स के अंदर से 2 सेक्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, सो दे फॉर्म देयर ओन रिलीजन. तो आप डिस्टिंक्शन समझना है यहाँ पर, क्लासिफिकेशन. तो अब यहाँ पर अगर मैं यहीं की बात करूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू टर्म दिस हिंदूज, आई एम नॉट गोइंग टू टर्म दिस हिंदूज, आई एम गोइंग टू कॉल दीज पीपल सनातनीज और द फॉलोअर्स ऑफ वैदिक या ब्राह्मणिकल पीरियड, बेटर है. अगला क्या हो गया? द बुद्धिस्ट. अगला क्या हो गया? द जैन्स. हो गया. With the advent of चंद्रगुप्ता मौर्य, एक एक्सटर्नल फीचर आ गया बाय द नेम ऑफ ग्रीक. ग्रीक की अपनी खुद की माइथोलॉजी, ग्रीक्स के अपने खुद के फेथ बिलीफ सिस्टम, नाउ इंटरमिंगलिंग होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. This is something which we have to understand. How these people reacted to this, how Brahmanical people reacted to Jainism, and how these people collectively reacted to the Greeks. Reaction है सोसाइटी का. Why? Because norms, traditions, cultural beliefs, ये कहीं ना कहीं पर चेंज हो रहे हैं. Acceptance and realization. Realization तो हो रहा है, accept नहीं कर पा रहे. सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, सुप्रीमेसी आ गई. इंसान इंसान नहीं है, इंसान के अंदर कैटेगराइजेशन हो गए. ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो ऑक्यूपेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन कैसे होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. इस पे रहना अभी बस, ठीक है, अभी इस पे रहना. कास्ट जो आपका 10th मंडल के अंदर सिस्टम आया है, पुरुष सुक्ता, उसके ऊपर से कौन सी कास्ट हैं, एंड देन एड ऑन प्लस. यहाँ पे कौन से कंसेप्ट आया था जब हम सबसे पहले थे? तो आर्य एंड अनार्य. यहाँ से इवोल्यूशन होता गया, और कैसे हो गया? आर्य was one group of people, one society. Anarya, anybody outside. So how they intermingled and birth of new caste took place. So ये concept समझिएगा. Then came this aspect, the variety of religion. Religion is nothing but several things built on the core of faith. Faith comes from the belief system. Faith and belief can be interchangeable, but they have certain distinction in themselves. So faith, belief, core बनाता है. Faith, belief, core है. इस कोर के ऊपर ट्रेडिशंस, नॉर्म्स, कल्चरल सेटिंग, ज्योग्राफिकल सेटिंग, इकोनॉमिकल सेटिंग, ये सारी चीज़ें मिला लेंगे तो एक कोर बन जाता है बड़ा सारा, जिसके अंदर जिसको हम कहते हैं रिलीजन. हाउ यू शुड लिव, हाउ यू शुड नॉट लिव, हाउ यू शुड ईट, हाउ यू शुड नॉट ईट, वो सारी चीज़ें ना. नॉर्म है, ट्रेडिशन है, लाइफ स्टाइल है, ऑक्यूपेशन है. तो ऑक्यूपेशन के अंदर भी वो चीज़ रूलिंग देता था. रूल्स, ट्रेडिशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन इज नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन क्लब टुगेदर, कंडेंस टुगेदर. ज्योग्राफिकल सेटिंग आ गई, वाओ, हो गया काम. अब क्या होता है कि ये है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल. यहाँ पर हमने ऑक्यूपेशन जो बोला है, मेल फीमेल तो लिखा ही था मैंने. ऑक्यूपेशन के अंदर जो मैंने एक बात की है, इसी में एक और क्लासिफिकेशन आप जोड़ सकते हो, दैट इज द रूलिंग क्लास. डिस्टिंक्शन बन जाएगा.
आएगी कहां से? इसी सोसाइटी में से आएगी। हु वर द रूलिंग क्लास? चक्री घूमिंग 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 एंड you are live. Thank you. You too. So I was Vedic people. Vedic ruling class was part of this system. लेकिन जब महाजनपद में, Vedic is okay, महाजनपद में पहुंचे, so Vedic people were ruling and this society had Anaryas also. दासाज ऑल्सो, दस्यूज ऑल्सो। आ गया? कौन रूल कर रहा है? किसके ऊपर रूल कर रहा है? जो एक होमोजीनस सोसाइटी थी, इट बिकेम पॉलिटिकली यूनाइटेड हेट्रोजीनस सोसाइटी। अब उनका असिमिलेशन होने लगा, गांव के बाहर रहेंगे वो। असिमिलेशन तो हो रहा है, कॉन्टैक्ट है, मगर किस तरह का कॉन्टैक्ट है? इट वॉज अ रेस्ट्रिक्टेड काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब वो रेस्ट्रिक्टेड काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट और आगे बढ़ते हैं। अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं अलेक्जेंडर के टाइम पे, नाउ ये लोग, दिस रूलिंग क्लास चेंज टू ग्रीक्स। अब ये जो ग्रीक्स हैं, अनार्यास के अंदर एक और सेक्शन जुड़ गया, ग्रीक्स। दीज वे आर रूलिंग ऑल ऑफ देम। बाहर के लोग, बाहर के लोग का मतलब क्या हुआ? ये तो कॉमन था, इट्स कॉमन प्रैक्टिस। मैं राजा हूं, मेरे को राज करना, जीत लो, 4 डंडे लेकर आ, 5 पत्थर लेकर आ, चल तू उधर से पत्थर मारना है तो तुम जाके डंडा मारना, अपन जीत जाएंगे। इट हैपेंड मैनी टाइम्स। इट वाज नॉर्म ऑफ दोज डेज कि एक राज दूसरे राज के ऊपर जमीन के लिए या किसी और चीज के लिए युद्ध करता था, और वो अगर उसको हरा देता था तो वो उसका पूरा मान लिया जाता था। सो ग्रीक्स इन्फ्लुएंस चालू हो गया। ग्रीक्स चले गए, ग्रीक्स थे बट वेन हो गए थोड़ी से। धीरे से कहीं बाहर से सीथियंस आए, पार्थियंस आए, कुशानाज और यूचीज आए। यूचीज ट्राइब है। अब ये लोग आए, व्हाट दे आर डूइंग? दीज पीपल इनिशियली बिकेम द रूलिंग क्लास, और इनसे हिस्ट्री चलती है। सोसाइटी बाय एंड लार्ज इज फॉलोइंग द सेम प्रिंसिपल व्हाट इट यूज्ड टू डू बिफोर, सिमुलेटिंग समथिंग 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 समथिंग। ग्रीक से कुछ सीखा, सीथियंस और पार्थियंस से कुछ सीखा, शाकास। कोट पेंट आ गया, जैकेट्स आ गई, बूट्स आ गए, हैट आ गई। ब्रिटिशर्स नहीं लाया, बहुत पहले आ चुके। ट्राउजर्स कंसेप्ट है। तो ये सोसाइटी के अंदर चेंजेस लाएगा। सो कंपोजिशन ऑफ सोसाइटी एक चीज है। किसका हिस्सा बनता है? मेरा पहला एस्पेक्ट एक्सटेंट। कंपोजिशन, सिर्फ कंपोजिशन। कौन सा कंपोजिशन? द पॉलिटिकल क्लास, द रूल्ड एंड द रूलर, दैट इज द मेजर डिफरेंस। तो क्लास डिफरेंस हो गया। एक्सेप्टेंस है, हाँ भैया बाहर का आदमी हमको जी हरा दिया ना तो अब राज कर लेगा, हमको हमने भी किया था वो भी करेगा वाला काम है। नेक्स्ट, इस सोसाइटी के अंदर डिफरेंशिएशन। तो पॉलिटिकल क्लास, रूलिंग क्लास अलग हो गया, अब इसको क्लास को अलग कर लो। अब इसके अंदर तुम अलग अलग तरीके से बना सकते हो। सो रिलीजन बेस्ड, कास्ट बेस्ड, क्लास बेस्ड, ऑक्यूपेशन बेस्ड। ये काम एक दिन का नहीं है। जो मेरा पैटर्न है वो एक दिन का नहीं है। ये उन लोगों के लिए जिन लोगों ने पहले स्टेजेस क्रॉस कर लिए, जिनको बेसिक नॉलेज मिल गया है, एंड दे आर रेगुलर इन देयर स्टडीज एंड देयर रिविजन टू कंप्लीट दीज एस्पेक्ट्स। व्हेनेवर दे फाइंड इन देयर अदर रीडिंग्स दे शुड कंप्लीट देम इन एन ऑर्डर। तो बहुत छोटे नोट्स हो जाएंगे और आपसे उम्मीद होगी कि आपसे वो गलतियां ना हो। फिर भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो सारी बुक्स हम पढ़ पाते हैं उनमें नहीं मिलती, और वो पूछ लेते हैं। देयर आर चांसेस, बट हम मैक्सिमाइज करें तो दिस इज द प्रोसेस हाउ यू आर गोइंग टू मैक्सिमाइज। ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेज, द ओनली फर्स्ट पार्ट। अभी कंपोजिशन पे आया हूँ मैं, बस अभी आगे नहीं बढ़ा हूँ। अब इसका आई एम टेकिंग अ 5 मिनट ब्रेक। आई विल कंटिन्यू दिस विद पॉलिटिकल सिस्टम, है ना। गिव मी अ 5 मिनट ब्रेक, इट्स ऑलरेडी 55 मिनट्स।
इसी वीडियो को कंटिन्यू करूंगा, मैं लिंक नहीं दे रहा हूँ, आई एम जस्ट थोड़ा सा दे रहा हूँ उसको, ओके। देन आई विल मूव ऑन टू पॉलिटिकल स्फीयर। सबसे पहले एज यूजुअल पिकअप द ल्यूसेंट, पिकअप माई नोट्स, उसके अंदर जो मटेरियल दिया गया है उसके हिसाब से काम करना शुरू करो। द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, देन गेट MCQs। ल्यूसेंट की भी एक MCQ आती है, उस MCQ पे काम करना चालू करो। देन घटना चक्र की MCQ आती है, टेक दैट। एंशियंट हिस्ट्री के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म, जैसे मेरे अंडर ग्रेड हैं उनको तो मैं प्रेफर कर रेडी लें, बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। और वी कैन गो फॉर 3 डिस्टिंक्ट बुक्स, एंशियंट की बुक, टेक्स्ट बुक जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ में चलती है अच्छे ऑथर की, मेडिएवल की बुक, मॉडर्न की बुक, उसके हिसाब से काम करें। या फिर अगर हम ग्रो करना चाहते हैं धीरे धीरे मंथली बेसिस के ऊपर या फोर्टनाइटली बेसिस के ऊपर, गेट 1 बुक। घटना चक्र का एक्स्ट्रा एडिशन तो हो गया आपके पास, प्रतियोगिता दर्पण स्पेशल एडिशन फॉर हिस्ट्री, 2 बुक वाला लेना, 1 बुक वाला मत लेना। 2 बुक वाला आता था मेंस का, वो वाला अच्छा है, उसके अंदर से पढ़ के काम करो। गो टू यूनिक की बुक लो, हिस्ट्री की, ग्रो योर सेल्फ, डोंट बाइंड योर सेल्फ कि मेरा हो गया। दिशा की बुक आती है, दिशा की इंग्लिश में आती है, हिंदी में मुझे नहीं पता है, वो लो। फिर हिंदी मीडियम के अंदर कुछ पब्लिकेशंस हैं, उनको लेकर उनसे कंप्लीट करने की कोशिश करो। सो धीरे धीरे आप आगे भी बढ़ते रहो और धीरे धीरे बुक्स पढ़ते रहो। सर्कल होना ज़रूरी है, अगर सर्कल नहीं है तो आई विल प्रेफर कि आप रेडी पर रहो एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आप ग्रो करो, बट यू हैव टू ग्रो आउट। यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी डीप जाते हैं और ये एक ऐसी चीज़ है जो पूरी स्टैटिक है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। स्टैटिक पे कमांड करना एक आसान काम होता है, लेकिन इट टेक्स टाइम बिकॉज मटेरियल इज़ नॉट देयर। एक जगह पर सारा मटेरियल नहीं होता, सबके नोट्स भी एक जैसे नहीं होते। तो यू कैन आस्क पीपल कि तेरे पास भाई घटना चक्र है, उसके फ़ोटो मुझे भेज दे, इस पार्ट के। तेरे पास दिशा है, उसके फ़ोटो भेज दे। तेरे पास प्रतियोगिता दर्पण है, उसके फ़ोटो भेज दे, एंड सो ऑन। वी कैन ग्रो इन दैट मैनर। तो हमें वो मैनर सीखना पड़ेगा, हमें उस मैनर पे अडाप्टेशन लेना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। PSC इज़ नॉट 1 बुक, इट्स इवोल्यूशन ऑफ आवर सेल्व्स टू दिस फील्ड। कुछ भी कर लो, हमको अगर हमारा ड्रीम पूरा करना है, हमें अगर हमारी नौकरियां लेना है तो वी हैव टू। और अब आने वाले समय के अंदर स्टेट सिविल सर्विसेज और UPSC वाले एग्ज़ाम को छोड़ के बाकी जितने एग्ज़ाम हैं, अगर हम वो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी वाले सिलेबस के ऊपर काम करेंगे तो उसका ऑर्डर डेफिनेटली हायर होगा। और जब वो डेफिनेटली हायर ऑर्डर के ऊपर हम बात करेंगे तो कोई सा दूसरा एग्जाम में जाए, जैसे आजकल हम कहते हैं व्यापम का एग्जाम है, व्यापम खत्म। अब मामा जी ने कह ही दिया कि अब वो NRA से होना है, उसका रिजल्ट आप ले आओ, उसके रिजल्ट के ऊपर हम आपको नौकरी दे देंगे। देखते हैं, तो उसके लिए प्रिपरेशन अगर करना है तो वो हायर ऑर्डर जाएगा जो SSC वाला ऑर्डर था। SSC वाला ऑर्डर वॉज समवॉट थोड़ा सा ऊपर नीचे होता था MPPSC के लेवल से, बट ऑर्डर रहेगा। तो उस ऑर्डर के ऊपर अगर हमें मेहनत करना है तो हमको अपने आप को बहुत सुलझाना ज़रूरी है। अब वो वाला बात नहीं रहेगी कि व्यापम निकाल लिया हमने, उस ऑर्डर के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो उसमें जो स्कोर अच्छा लेकर आ जाएगा, 3 साल तक वैलिडिटी रहेगी उस स्कोर की, तो 3 साल के अंदर आप आसपास हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो। तो बेटर पीपल विल कम इनटू प्ले। एक बार एग्जाम देना है, 3 साल तक काम होगा, तो आप अगले साल फिर बैठ सकते हो, फिर एग्जाम में अपना स्कोर सुधर गया तो वेरी गुड, वाला स्कोर लगा दिया, फिर अगली बार। सो इट इज बेनिफिशियंट। उसके कुछ वीक पॉइंट्स भी होंगे। मेरे पास स्कोर आ गया बढ़िया तगड़ा, मैंने पोस्ट ले ली, फिर कहीं और पे दूसरी जगह पे पहुंच जाएगी, नहीं यार ये जगह अच्छी है यार, यहाँ पे पोस्ट अच्छी है, मैंने वहाँ एप्लीकेशन भेज दी मेरे स्कोर के साथ, 3 साल के अंदर ही अंदर वहाँ मुझे पोस्ट मिल गई, ये छोड़ी वो चला गया। सो दिस विल प्रोमोट दिस जंपिंग, क्योंकि एग्जाम एक ही बार देनी है। अभी PSC में क्या होता है, यू हैव टू रिपीटेडली गिव। PSC अपनी जगह पर है, उसके अंदर चेंजेस नहीं हो रहे, स्टेट सिविल सर्विसेज के अंदर चेंजेस नहीं हो रहे, UPSC के अंदर चेंजेस नहीं हो रहे। जो उसके बाद वाली जितनी पोस्ट जो व्यापम वाली हैं, SSC वाली हैं, वो सब एक में हो गए। इट्स गुड थिंग ऑल्सो। जर्नलिस्ट प्रमोट होंगे, इसमें जर्नलिज्म आ जाएगा, लेवल हाई जाएगा। अब वो लेवल जब हाई जाएगा तो हमारी पढ़ाई हाई होना चाहिए। दिस इज द एडवांस, जो हो नहीं रहा है उसको मैं पहले से सोच के आप लोगों को बता रहा हूं। सो बी अवेयर। कमिंग बैक, सो नेक्स्ट, अब जो सबसे बड़ा सिस्टम है हमारा, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करें द पॉलिटिकल सिस्टम की।
पॉलिटिकल सिस्टम का इवोल्यूशन किस तरह से होना है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे इवॉल्व होना है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो तुम लोग एक होती है द किंग और द क्वीन, राजा और रानी, राजकुमार भी थे भैया, राजकुमारी भी थी, दैट इज द क्लास, द फैमिली, द डायनास्टी। ये इसका ओरिजिन कैसे होगा? तो सबसे पहली चीज, जब भी हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करेंगे तो हम सवाल पूछेंगे, किंग है ना, किंग के ऊपर ही लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज द थ्योरी, किस आधार पर, ऑफ किंगशिप। अब थ्योरी ऑफ किंगशिप क्या है? अर्ली वैदिक पीरियड, कन्वीनियंस। क्या कन्वीनियंस? तू राजन बन जा, क्यों? तो तू लंबा छोड़ा दे, फिर डंडा चला लेता है यार, वो लोग हमारी गाय उठा ले गए यार, ठीक है यार हम राजन बन जाते हैं। सो इंस्टीट्यूट ऑफ राजन वॉज क्रिएटेड, काय के लिए? मेरे नोट्स देखना, जो प्रिंटेड भेजे ना तुमको, उसके अंदर कहीं लिखा होगा या देखना उसके अंदर शायद होगा कि व्हाट इज अ थ्योरी। तो थ्योरी समझो, अब थ्योरी ऑफ किंगशिप हो गई। सो इसका इवोल्यूशन होगा, इट विल इवॉल्व। सो इवोल्यूशन कहां से होगा? अर्ली वैदिक पीरियड, इट वॉज कन्वीनियंस काइंड ऑफ थिंग। लेटर वैदिक पीरियड, ओके, थोड़ा सा हेरिडिटी बनना चालू हुआ। लास्ट क्या बोला था? आई वॉज देयर, आई फॉरगॉट, मतलब पीछे नहीं देख रहा था। व्हाट वॉज माई लास्ट स्टेटमेंट? कुड एनीवन प्लीज टेल मी बिफोर आई लॉस्ट माई स्ट्रीम? लेटर वैदिक पे खत्म हो गया था, ओके ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड के अंदर हेरिडिटी बनना चालू हुआ। हेरिडिटी बनने के बाद में महाजनपद में जब हम आते हैं, सो मोनार्कियल और रिपब्लिकन फॉर्म दोनों दिखने लगते हैं। रिपब्लिकन फॉर्म का मतलब है जब लोग अपने अंदर से चुनते थे, ये क्लियरिटी आ गई। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडिया। मौर्यन सिस्टम आता है। अब हमारे पास क्या काम हो गया? महाजनपद इंक्लूड्स इन इटसेल्फ द मगधन किंगडम। अब आ गया हमारा मौर्यन। वाई मौर्यन इज डिस्टिंक्ट? सोसाइटी तो सेम है, सोसाइटी में इतना चेंज नहीं हुआ है। डिस्टिंक्शन क्या है कि यहां पर हमारे पास दो सोर्सेज मिलते हैं, एक है इंडिका एंड दूसरी है अर्थशास्त्र। ये दोनों सोर्स यहां के पॉलिटिकल एडमिन सिस्टम के बारे में भी बताते हैं, भी नॉट सिर्फ इसके बारे में बताते हैं, सिर्फ ये नहीं है, इसके बारे में भी बताते हैं। सो अब हमारे पास क्या हो गया? राजा है, तो राजा राजा क्यों है? सो अकॉर्डिंग टू इंडिका, अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, क्या था? वैदिक पीरियड के अंदर कौन से ग्रंथों के हिसाब से चलता था? महाजनपद पीरियड में कौन से ग्रंथों के हिसाब से चलता था कि राजा की ड्यूटी क्या होती है? सोर्सेस हैं, सोर्स पकड़ना जरूरी है। अगर सोर्स नहीं पकड़ा तो फिर क्या करें हम? फिर हम वहीं रहे ना जो हम पहले पढ़ा रहे थे ना, बैठ के उसी में खुश रहें, उसी में हम मस्त हैं, हमारा हो जाएगा, हो भी सकता है हो जाए, बट वी हैव टू assert our supremacy in knowledge, and only you can do it, and only you can achieve it. I am only here to guide you, that's all. My role ends here. I can push you a little bit, but I have my limits. I know my limits कि कुछ जगहों पे कुछ लोग तैयार हो जाते हैं, ये सब म्यूचुअल काइंड ऑफ थिंग। म्यूचुअल होगा सब सही होगा, अदरवाइज इट बिकम्स टफ। मौर्यन पीरियड आया, मौर्यन पीरियड चला गया। कैसे चला गया? अब कौन आ गए? ग्रीक्स भी हैं, सीथियंस भी हैं, स्काइथियंस भी हैं, पार्थियंस भी हैं, कुशानास भी हैं। एवरीबडी इज हैविंग देयर ओन आइडेंटिटी। रूल ऑफ थंब क्या कहता है? माइट इज राइट। जिसकी लाठी उसकी भैंस। माइट इज राइट, जिसने जीत लिया उसने राज किया। तो जीता हुआ राजा है, एक थ्योरी है कि तेरे पास पावर है, माइट इज राइट। प्रजा है, हाँ भैया हमारी तो औकात नहीं है, हम तो नौकरी धंधा कर लेंगे, काम है। एम्बिशन अपनी जगह पर, एम्पिरियलिज्म फिर किस तरह से बनेगा वो अपनी जगह पर। तो थ्योरी सबसे पहली चीज़ हमेशा पूछा करो, व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ किंगशिप किसी भी सिस्टम के अंदर। गुप्तंस के अंदर थ्योरी ऑफ किंगशिप क्या है? अगली चीज़ होगी किंगशिप। राजा तो बना दिया मैंने, राजा राज करेगा, काय पे करेगा भैया? राजा राज कहाँ करेगा?
सो राजा राज करेगा एक एरिया पे जो मेरा टेरिटोरियल एक्सटेंट बनाया था। अब जब राजा मेरा एक टेरिटोरियल एरिया पे राज कर रहा है तो क्या वो पूरे टेरिटोरियल एरिया पर अकेला राज कर रहा है, और दैट टेरिटोरियल एरिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू सर्टेन पार्ट्स। सो यहां पे निकल कर आता है एक नया सिस्टम दैट इज नोन एज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, कि राजा को मदद करने वाले कितने लोग हैं। सो एडमिन सेटअप, दिस इज द पॉलिटिकल सिस्टम। अब एडमिन आ गया। एडमिन क्या है? राजा को क्या चाहिए? माइट इज राइट, मिलिट्री, आर्म्ड फोर्सेस, है ना। तो आर्म्ड फोर्सेस कैसी थी भैया? सर पता है इन लोगों की नेवी नहीं थी। क्यों नहीं थी यार? इन लोगों से पता है आपको एयरफोर्स भी नहीं थी, बड़े फिर भी सब जीत जाते थे। समझो इस चीज को कि मिलिट्री कितनी इंपॉर्टेंट थी। तो मिलिट्री इज द फर्स्ट थिंग जो स्टार्टिंग में आएगी, बिकॉज माइट इज ऑलवेज राइट। सो एक सिस्टम तो हो गया तुम्हारा मिलिट्री। अब वो मिलिट्री के अंदर फिर क्वेश्चन होगा, भैया जब जरूरत पड़ी तब मिलिट्री लाए। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, लेट अस इमेजिन कि हमारे घर में एक हैमर नहीं है, हथौड़ी नहीं है, हमें कील ठोकनी है। व्हाट विल डू? किचन में जाएंगे, वो सिलबट्टा होता है, उसका बट्टा उठाएंगे, बट्टे से ठोक देंगे। या वो मूसली होगी, क्या बोलते हैं, ओखली, और उसके ऊपर मूसल क्या बोलते हैं, वॉट एवर, उसको उठा के ठोक देंगे। कोई एनीथिंग हैवी, एक स्टोन ले आएंगे, स्टोन से ठोक देंगे, डन। उस टाइप की मिलिट्री थी या परफेक्ट है। छोटी कील ठोकने के लिए छोटी हथौड़ी, बड़ी कीला ठोकने के लिए बड़ी हथौड़ी, इज दैट काइंड की स्पेशलाइजेशन था या नहीं था। अगली चीज, इसको रखने के लिए वी मस्ट हैव पैसा, मीन्स उसके पास गेहूं बहुत मिल जाएगा, अपन इनसे एक लड़ लो तो अपने साल भर का गेहूं मिल जाएगा। दैट इज द रेवेन्यू पार्ट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, और in fact later on it became the most important aspect, the revenue administration, that is collection of taxes and expenditure, income and expenditure of the state. state क्या कहलाया है? ये किंग और उसके आसपास वाले लोग, वो स्टेट है। टेरिटोरी इज किंगडम, स्टेट बन गया। अब स्टेट का फॉर्मेशन हो गया, साथ में लोग झगड़ा भी कर रहे हैं, चल यार उसके पास चलते हैं, अपन उससे सुधरवा ले, तूने मारा मम्मी से बोलूंगा। राजा के पास पहुंचे, राजा क्यों? माई बाप। मम्मी से भी झगड़ा हो, मम्मी माई बाप पास चलो, राजा के पास समाज सुधराएंगे, जस्टिस। सो एक और एस्पेक्ट निकल कर आ जाएगा तुम्हारा, द जस्टिस सिस्टम। अब राजा जो है ना सिर्फ ये काम करता था बल्कि कुछ चीजें और भी देखता था। फॉर एग्जाम्पल लेटर ऑन पीरियड के अंदर ये जो राजा थे भैया हमारे, डिटिक ये धर्म के भी संरक्षक थे। तो धार्मिक कार्य भी करना है, सो एक जस्टिस के साथ में एक रिलीजियस वर्क्स भी हैं इसके कुछ, और साथ ही साथ में कुछ दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन है। पड़ोसी राजा है, उसने लेटर भेजा, यार मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे जॉन्डिस हो गया, तेरे पास इलाज करने वाला अच्छा वैद्य मुझे पास भेज दे। दैट इज़ फॉरेन रिलेशंस, द डिप्लोमेसी पार्ट। देन दूसरा है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट करना कि कौन किस जगह पे मैनेजमेंट करेगा। सो अर्लियर फॉर्म मैं इसको सीरीज लिख रहा हूँ, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विच इंक्लूड्स द फॉरेन रिलेशंस एंड द डोमेस्टिक होम एंड फॉरेन क्लब टुगेदर। हो भैया हो गया। तो ये एक जनरल डिस्क्रिप्शन बनता है, जनरल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग स्पेसिफिक, आई एम टॉकिंग अबाउट अ जनरलाइजेशन। ये राजा और उसके की फंक्शंस की मदद करने वाला एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप था, द कोर ग्रुप। सेंटर में है राजा, तो इसको कई बार कहा जाता है द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सो हिस्ट्री के अंदर जब आप पढ़ रहे हो तो द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बिकम्स इंपॉर्टेंट एज सुन एज वी एंटर इनटू मौर्यंस, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। तो सेंट्रल अगर बोला है तो देयर मस्ट बी सम डिस्टिंक्शन। नाउ डिस्टिंक्शन क्या हो गया? द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्या हुआ भैया ने बहुत सारी और टेरिटरीज भी जीत ली, एंड फॉर दीज पीपल अनफॉर्चुनेटली वी आर टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड लोग थे यार। व्हाट्सएप नहीं चलाते थे, फेसबुक नहीं था, यूट्यूब नहीं था, जूम पे मीटिंग नहीं होती थी। सो व्हाट दे डिड, दे डिवाइडेड देयर टेरिटरीज इनटू प्रोविंसेस, कन्वीनियंटली सूटेड। अब जब वो प्रोविंसेस बनाना चालू किए, सो इसी का एक एक्सटेंशन बन जाएगा, इन चीजों का एक एक्सटेंशन बनना चालू हो जाएगा। और इसी एक्सटेंशन में भाई रेवेन्यू में यहां पर ऑफिसर कौन था, जस्टिस का ऑफिसर कौन था,
रिलीजियस ड्यूटीज़ के लिए ऑफिसर कौन था? डोमेस्टिक यानी होम के लिए, दैट इज़ होम, आज के अगर हम बात करें सो यहाँ पर ऑफिसर कौन था? फॉरेन रिलेशंस के लिए ऑफिसर कौन था? मिलिट्री के हेड ऑफिसर्स कौन थे? साइमल्टेनियसली प्रोविंसेस के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो इनका रेप्लिकेशन होना था, तो वो कौन थे? तो वही चीज़ यहाँ आ जाएगी। सो यहाँ पर मिलिट्री का प्रोविंशियल ऑफिसर कौन था? रेवेन्यू का प्रोविंशियल ऑफिसर कौन था? जस्टिस का प्रोविंशियल ऑफिसर कौन था? रिलीजियस का एंड इसका प्रोविंशियल ऑफिसर, इसका प्रोविंशियल ऑफिसर, और किंग को रेप्लिकेट करने वाला बंदा प्रोविंसेस में कौन था? अगली चीज, क्या ये यूपीएससी से जाते थे या स्टेट सिविल सर्विसेज से जाते थे, या हमारे बड़के राजा भैया इन्हें अपॉइंट करते थे? तो अपॉइंटमेंट में क्या ये सलाह लेते थे? सो एक चीज और निकल कर आ सकती है, द काउंसिल। सो इस राजा के साथ में हो सकता है देयर मस्ट बी अ काउंसिल। जिस तरह से आज हमारे प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनकी कैबिनेट है जो क्लोजेस्ट है एंड बड़ी लार्जर बॉडी है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसी तरह से एक राजा की भी अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है। अगर आज देखेंगे तो प्रेसिडेंट इज़ द राजा काइंड ऑफ थिंग, रिपब्लिकन हेड है, और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो सारे काम करते हैं दैट इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसी तरह से हमारे उस समय में राजा होते थे, उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता था जो परमानेंट बॉडी होती थी, परमानेंट बॉडी फॉर द टाइम बिंग, जब तक वो राजा राज कर रहा है। इस एंटायरली जो हम पढ़ते हैं कि हर एक मिनिस्टर राष्ट्रपति की इच्छानुसार पद पर रहता है, गवर्नर राष्ट्रपति की इच्छानुसार रहता है, प्लेजर तक, अप टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, सो अप टू प्लेजर ऑफ राजा। कंसेप्ट क्लियर? ये है तुम्हारा पॉलिटिकल सिस्टम जिसके ऊपर सवाल आते हैं कि इस टाइम पे कौन क्या करता था। सो यहाँ बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, ये पॉलिटिकल सिस्टम की बात है, इन ऑफिसर्स के अंदर कौन क्या काम कर रहा होता है उसको हमें देखना पड़ता है। सो आई होप इतना तुम लोगों को आज काफ़ी कुछ समझ में आया होगा पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। मिलिट्री के अंदर अब यहाँ पर कैंपेन्स आते हैं कि कब कब किस किस ने कौन कौन से कैंपेन किए। सो मिलिट्री का काम था कैंपेन और डिफेंस। अब यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा शब्द लिखा है, एग्रेशन वर्ड भी लिख सकता हूँ मैं अगर मैं क्रिटिसिज्म में चले जाऊँ तो, बट ये कैंपेन लिखा है मैंने, इट्स अ बेटर वर्ड। हम लोग हमारी बारे में बात करें तो अपनी बुराई कैसे कर सकते हैं हम। देन अगली चीज़ यहाँ पर आ जाएगी द रेवेन्यू। बाद में एक और कंसेप्ट इवॉल्व हो गया, एलएनओ, लॉ एंड ऑर्डर। तो ये होम और मिलिट्री को मिला के बनता था, सैनिक होता था, पुलिस वाला भी था। फिर डोमेस्टिक धीरे से डिस्टिंक्शन आ जाएगा कि शहरों के अंदर, एक शहर है उसकी सुरक्षा व्यवस्था, उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए हमें एक बंदे की ज़रूरत है, तो वो वहाँ से इवॉल्व होगा, आगे चल के इवॉल्व होगा। कब होगा वो आपको देखना है। देन रेवेन्यू के अंदर सवाल आता है टैक्स कौन से लेते थे और कहाँ पर एक्सपेंसेस होते थे, मेजर एक्सपेंसेस। ये आपको जल्दी नहीं मिलेगा, टैक्स आपको जल्दी मिल जाएगा। जस्टिस का सिस्टम क्या था? पहली चीज़, जस्टिस का सिस्टम क्या था? टैक्स कितना था, हाउ मच, कौन कलेक्ट करता था, हु, किससे कलेक्ट करते थे, फ्रॉम होम, और कैसे वो यूज होता था, यूज, दैट इज एक्सपेंसेस। नाउ जस्टिस का एक सिस्टम है, जस्टिस बेस्ड ऑन व्हाट? जस्टिस बेस्ड ऑन सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी ना, उस टाइम पे जस्टिस किस हिसाब से चलता था? तो इसका सोर्स क्या था? SOURC। देन क्या जस्टिस यूनिफॉर्म था या ये जस्टिस अलग अलग था? कंसेप्ट्स हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं। रिलीजियस जो ड्यूटीज थी उसके अंदर राजा क्या क्या काम करता था, कौन हेड थे? सिमिलरली जो डोमेस्टिक मामले हुआ करते थे उन डोमेस्टिक मामलों के अंदर कौन ऑफिसर्स थे और वो क्या क्या काम करते थे? क्या राजा नहर खुदवाता था, टैक्स लिया, पैसा आया, नहर खुदवा दिया, या राजा ताजमहल बनवाता था? कंसेप्ट, राजा को सुरक्षा की जरूरत थी तो किले बनवाता था। राजा ने जो हमें मिलता है पाटलिपुत्र कैपिटल बनाई, क्यों बनाई कैपिटल? क्या जरूरत थी? कैपिटल बनाने में कोई खर्चा नहीं हुआ होगा क्या? सबके पास सब कुछ था, इस वजह से उसने कैपिटल बना ली। अब वो कैपिटल तो बन गई, कैपिटल के ऊपर एक जल दुर्ग बनाया गया। व्हाट इज दैट? वाटर फोर्ट्रेस। पानी के ऊपर दुर्ग कैसे बनाया होगा भैया? इमेजिनेशन है
उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने नहीं देखा अनफॉर्चुनेटली अभी तक कि किस तरह का वो जल दुर्ग था, है ना। तो ये कंसेप्ट्स हैं कि राजा ने क्या किया, इनके ऊपर काम करना। तो दिस इज द प्रॉपर मेथड जिसको हम स्टेज बाय स्टेज ले सकते हैं। स्टेज बाय स्टेज कैसे ले सकते हैं? आपने एक डायग्राम को अप्रोच किया, उस डायग्राम के अंदर आपने काम करना चालू करा फॉर वन पर्टिकुलर टाइम पीरियड, वन टेम्पोरल स्पेशल डायमेंशन के लिए आपने काम करना चालू करा, आपने पैरामीटर्स निकाल लिए। अब अगला टाइम पीरियड आया आपका, तो आप उसका डायग्राम अलग भी बना सकते हो। और जब आप समझदार हो जाओ, अपने आप को जब कलेक्शन कर लो, तब आप कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाओगे। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय कंसेंट्रिक सर्कल्स? जो खेल है यहाँ पर फास्ट रिवीजन का, द आई कैन से अ हायर ऑर्डर, नॉट द हाईएस्ट ऑर्डर, अ हायर ऑर्डर, यू आर गोइंग टू मेक अ सर्कल डिस्क्राइबिंग समथिंग और उसके कुछ पैरामीटर्स आप बनाओगे। ये जो पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3 फॉर वन सोसाइटी, उस सोसाइटी का आपने नाम लिखते जाना है। सो अर्ली वैदिक का पैरामीटर ये है, फिर यहीं पर आप करोगे लेटर वैदिक और इसके पैरामीटर्स ये हैं। पैरामीटर्स पहले निकालना, तो वन पैरामीटर यहाँ और यहाँ। कंसेप्ट क्यों इस तरीके से करना है आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। फिर तीसरा पैरामीटर महाजनपद, यहां पर आ गया पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3, सेम। अब आपसे वो सवाल पूछता है एमसीक्यू के अंदर, 4TF टाइप ऑफ क्वेश्चन के अंदर, 4 ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स के अंदर या असर्शन और रीजनिंग के अंदर, दिस वाज द केस इन अर्ली वैदिक फॉर 1। साइमल्टेनियसली नीचे रीजन देते हैं, नहीं असर्शन दिया उन्होंने, असर्शन बड़े वाले का देंगे। इन द महाजनपद पीरियड दिस वाज द केस इन 1। अब वो नीचे रीजन दे रहा है, बिकॉज दैट इज रीजन इज बिकॉज। रीजन क्या हमारा? इट इवॉल्व्ड ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड इन 1। Unfortunately, this is a comparative kind of thing which I have not yet seen anywhere except in my class. इसको अगर आपने कर लिया तो आपके ये जो सबसे टेढ़े सवाल होते हैं वो तक आसान हो जाएंगे। लेकिन इन टेढ़े सवालों को करने के लिए यू नीड डाटा, whatever you call it, डेटा और डाटा। हाँ, तो खूब डांट के डाटा इकट्ठा करना है। अब वो जो डाटा होगा वो एकदम से नहीं मिलता। यू नीड टू गो थ्रू मैनी बुक्स, you need to go through many notes and then you will complete them. But meanwhile you start doing them and you start practicing them. इस टाइम पर ये राजा का ये ऑफिसर ये काम करता था टैक्स कलेक्शन का। टैक्स कलेक्शन लिखा, ये वाला टैक्स होता था। अब टैक्स ये वाला होता था, उसको कलेक्ट करने वाला ये बंदा होता था, इतना परसेंटेज होता था, इस चीज़ पे होता था। यहाँ पर यही वाले टैक्स का ये नाम था, इतना परसेंटेज था और इसको टैक्स कलेक्ट करने वाला ये था। पूछ भैया पूछ, जितना आता उतना बता देंगे, जितना पढ़े उतना बता देंगे। दिस इज द ऑर्डर इफ यू अचीव महाजनपद, महाजनपद के बाद मौर्यन सर्कल, मौर्यन सर्कल के बाद कुशानास का सर्कल, बिकॉज इट्स अ मच लार्जर सर्कल। ये वो वाला है जो मेन स्ट्रीम हिस्ट्री चल रही है। इसके बाद आप साइमल्टेनियसली संगमेरा का सर्कल बना सकते हो, आप चोलास का सर्कल बना सकते हो। चोलास इज अ ह्यूज थिंग जिसको हम अनफॉर्चुनेटली नहीं पढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली वी डोंट गो इनटू दैट डिटेल। देन वाकाटागास, सातवाहंस, इनके बारे में भी हम ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, बट आप सर्कल कंप्लीट कर सकते हो अपने। देन ये वो तरीका है जिसकी तरीके से आपके हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस, हायर लेवल के क्वेश्चंस जो हैं, दे विल बी ईजी फॉर यू इफ़ यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। तो क्या देखा हमने? अब हम बात करते हैं आज की कि आज हम क्या देख रहे हैं। आज हमने ये देखा, सबसे पहली चीज़ मैंने समझाई आपको कि हाउ टू डिस्टिंग्विश। सबसे पहले किसी भी एक टाइम पीरियड को डिस्टिंग्विश कैसे करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी, इसके अंदर कंपोजिशन ऑफ सोसाइटी क्या है, कि सोसाइटी कैसे फॉर्म हुई, सोसाइटी के अंदर कैसे डिस्टिंक्ट फीचर्स बनने लगे, कैसे डिस्टिंक्ट छोटे छोटे नीश बनने लग गए, छोटे छोटे बायोम्स बनने लग गए। इनफैक्ट जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, उसी के हिसाब से। सो उसमें आपने सोसाइटी के अंदर हॉरिजॉन्टल डिवीजन भी देख लिए
आपने उसमें वर्टिकल डिवीजन भी देख लिया, तो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का इवोल्यूशन समझ में आने लगेगा कि कहाँ पहले वो होमोजीनियस सोसाइटी थी एंड देन स्लोली इट बिगेन टू मूव इनटू अ हेट्रोजीनियस काइंड ऑफ सोसाइटी। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। देन अगली चीज़ क्या सीखी हमने? नेक्स्ट थिंग हमने ये सीखी कि किस तरह से एक सोसाइटी के डिविजन्स जो हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। नाउ दैट सोसाइटी रिमेन्स इन इटसेल्फ, कंपोजिशन इज देयर, उसी कंपोजिशन के अब हम पार्ट्स खोलने चालू करते हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर रूलिंग क्लास आ गई। तो रूलिंग क्लास को आपने समझा कि रूलिंग क्लास सोसाइटी के अंदर से भी ओरिजिनेट हो सकती है, रूलिंग क्लास बाहर से भी आके बैठ सकती है, सिंपल एज दैट। तो रूलिंग क्लास को समझा, फिर रूलिंग क्लास के अंदर आपने पहले क्वेश्चंस पूछना चालू करी, को वारंटो, किस अधिकार से तुम बैठे हो, दैट इज व्हाट इज योर सोर्स ऑफ अथॉरिटी। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी पता चल गया कि राजा राज क्यों करता था, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, एंड द थ्योरीज, डिवाइन राइट थ्योरी, ये सब समझ में आ गया। फिर ये था राजा अकेला तो काम कर नहीं सकता था, क्योंकि राजा बड़ा हो गया था, राजा खूब सारी टेरिटरी पे काम करने लग गया था, तो राजा ने अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप करना चालू करा, हेल्पर्स लेना चालू करे। अब हेल्प जब लेना चालू करी तो वो हेल्प में कुछ नाम जोड़ दिए गए, भैया तुम इस नाम से जाने जाओगे। सो नाम क्या थे? सो नाम के साथ में कुछ काम दिया था, नाम वॉज द पोस्ट, द ऑफिस, एंड दैट इज द स्ट्रक्चर पार्ट, एंड देन फंक्शंस एसोसिएट किए गए। सो फंक्शन हमने काम करने, हमने स्ट्रक्चर काम करने, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच लेना है। अब स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच आपने समझ ली, आपने कोर डिवीजन समझ लिए कि इस काम को करने वाला ये बंदा था, इस काम को करने वाला ये बंदा था, आदमी था, उसका नाम ये नहीं था, उसकी पोस्ट का नाम ये था। सो ये आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद फिर हमने ये क्या देखा? हमने फाइनली ये देखा कि कैसे इसको हायर ऑर्डर पर ले जाना है। एंड फॉर टुडे आई थिंक दिस इज गुड इनफ। क्वेश्चंस प्लीज, क्वेश्चंस प्लीज। भैया आज मैंने कुछ भी देखे नहीं। गुड मॉर्निंग रिची, गुड मॉर्निंग भूपेंद्र, गुड मॉर्निंग आजैक, गुड मॉर्निंग दुबे जी, गुड मॉर्निंग शिवानी जी, गुड मॉर्निंग साहिल जी, गुड मॉर्निंग आयशा जी, गुड मॉर्निंग। हो गया, हाँ रूबी की बात। भूपेंद्र मुखार्जी जी, ताली का धन्यवाद। रचित वेरी गुड मॉर्निंग। शिवानी लेटर वैदिक हेरेडिटी, लेटर वैदिक में हेरेडिटी। ओके, so let me know if you have any questions. So tomorrow I'll be talking about the economic system. तो ये सर्कल्स हैं। अब भूपेंद्र ने एक नोट्स आपको भेजे थे, वो बेसिकली शौर्या ने बनाए हैं, एंड शी इज़ अ वेरी गुड बच्चा, एंड शी वर्क्स रियली वेरी हार्ड डेडिकेटेडली। उसने वो बना लिया, मुझे याद नहीं है कि वो इसे याद है या नहीं है, ये याद करना है। तो एक सर्कल बनाओ, उसके अंदर पैरामीटर्स अपने बनाओ, नया पैरामीटर मिलता है तो उसके अंदर नई चीज़ जोड़ते चले जाना। सर्कुलर डायग्राम में एक पेज के अंदर फंस जाता है, तो वो डायग्राम आपको देखना है। आज वो भूपेंद्र ने अपलोड किए थे, काफ़ी टाइम हो गया उसको अपलोड किए हुए। फाइंड दैम सर्कल डायग्राम, और उस सर्कल डायग्राम को आप देखें, उसमें बहुत सारे बना दिए हैं उसने। सोसाइटी के ऊपर बने हुए हैं, जिसके अंदर विमेन का स्टेटस वगैरह होगा, थोड़ी सी थ्योरी ऑफ किंगशिप भी हो सकती है, बट पूरा पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ नहीं है, पूरा इकोनॉमिकल सिस्टम वहाँ नहीं है। सो वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस इनटू 3 और 4 पार्ट, 4 क्वाड्रेंट लेना है हमको। क्वाड्रेंट ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट क्वाड्रेंट हो, इसलिए आप बनाना मत, क्योंकि हर जगह पर अलग अलग होता है। किसी टाइम पर आपको राजा का क्वाड्रेंट बड़ा मिलेगा, किसी टाइम पर आपको सोसाइटी का क्वाड्रेंट बड़ा मिलेगा, किसी जगह पे आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्वाड्रेंट बड़ा मिलेगा। आई एम जनरली सेइंग क्वाड्रेंट 4 हिस्से हैं, सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल ऑर्डर। उस तरह से आपको काम करना है। सो दैट इज़ हाउ यू शुड स्टार्ट विद योर हरप्पा, एंड देन क्या कोई सवाल नहीं है क्या किसी को? अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा किसी ने? 3 लोगों को क्वेश्चन पूछ लो, नहीं तो फिर मैं इतिश्री करूं। बताइए, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? नो क्वेश्चंस, ओके देन ठीक है, शाम को हम मिलते हैं ईश्वर ने चाहा तो ज्योग्राफी के लिए। सी यू देन, बाय बाय, टेक केयर। आज उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ सर। फर्स्टली हम डायनास्टी पीरियड वाइज सर्कल बनाए, देन अलग अलग हो जाएं। हाँ, फर्स्ट यू नीड टू कलेक्ट। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, सही जा रहे हो। यस बिल्कुल, वो टाइम पीरियड के हिसाब से ही आपको काम करना पड़ेगा। तो सबके अलग अलग आएंगे, वो अलग अलग आपको वहाँ मिल जाएंगे जो भूपेंद्र ने भेजे थे। हिंदी में बने, बिकॉज शौर्या बिलोंग्स टू हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम की लड़की हिंदी मीडियम में पढ़ती है, बट हिंदी भी अच्छी है उसकी। सो वो करेंगे आप।
वहाँ बने हुए हैं, उसको देखिए, उसको ग्रो कीजिए। वो कंप्लीट नहीं है क्योंकि वो बच्चा है मेरा, अंडर ग्रेड है वो अभी भी। सो अंडर ग्रेड्स अभी उस मेंटल इवोल्यूशन पे नहीं आए होते हैं। ये एक जनरल प्रॉब्लम होती है 12th पास बच्चों से या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर। बचपना रहता है, पढ़ने में बचपना रहता है, तो हम कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर ग्रोथ किस तरह से होना चाहिए थी, इट्स मिसिंग। सो शी हैज़ डन वेरी गुड जॉब, बहुत बढ़िया काम करके रखा दोनों बहनों ने, शौर्या एंड आयुषी। एंड यू शुड लुक इन टू दैट, टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दैट, और वहाँ से स्टार्ट करो, बेस बनाओ। अगर इनकम्प्लीट लगता है तो कंप्लीट करो, नहीं तो बेस तो है आपके पास। दैट इज़ द बेस। जो काम आप ढूंढ के करना चाह रहे हो, जिसके अंदर आपको 2-3 दिन लगते हैं, वो डायरेक्ट हो जाता है, बट कई चीज़ें नहीं हैं उसमें। सो वी हैव टू गेट दोज थिंग्स। वो सोसाइटी का काम काफ़ी अच्छा है, लेकिन पूरे तरह से नहीं है। अभी जैसा मैं समझा रहा हूँ, आज सुबह भी उसको मैंने मैसेज करके यही बोला है कि यार तुम इसको देख लेना और उसके बाद फिर बताना मुझको, ठीक है? सो टेक केयर, स्टे सेफ, बी वेरी केयरफुल, all that I can say. Don't leave things for chance. Be careful. See you. Bye bye. Take care.